मराठ्यांना मी एक संदेश देणार की मराठ्यांचे संघर्ष योद्धा मनोजदादा जरांगे पाटील अतिशय निष्काम कर्मयोगी भावनेने स्वतःचा घरावर तुळशीपत्र ठेवून गेल्या वर्षभरापासूनच नव्हे तर गेल्या अनेक वर्षभरापासून ते मराठा समाजाकरता लढत आहे। असा योद्धा पुन्हा होणे नाही म्हणून आता नाही तर केव्हाच नाही। आता तुम्हाला एकच सांगतो की पाटील आता कसं पाटील सांगतील तसं, कारण आता जर आपण पाटलांना साथ दिली नाही तर एवढा मोठा लढा कधीच उभं राहणे शक्य नाही। म्हणून येत्या पुढच्या काळात पाटील जो निर्णय घेतील त्या निर्णयामागे सर्व मराठा समाजाने राहावे अशी मी सर्व मराठा समाजाला एक पाटील समर्थक व जरांगे पाटील समर्थक म्हणून मी आवाहन करतो। आता कसं पाटील सांगतील तसं। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक न्यूज पर। मैं जावेद शाह। मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जारंगे पाटिल ने अब सामाजिक भूमिका निभाते निभाते अब एक राजनीतिक भूमिका की तरफ उन्होंने अपनी मानसिकता को सेट कर लिया है। क्योंकि कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मतदान अगर देखे जाए तो मराठा समाज के होते हैं। चुनकर जाने वाले विधानसभा में मराठा समाज के लोग होते हैं। विधानसभा में चुनकर जाने वाले, लोकसभा में चुनकर जाने वाले महाराष्ट्र से मराठा समाज से होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक मराठा समाज को आरक्षण क्यों नहीं मिला, इसी प्रश्न पर मनोज जारंगे पाटिल काम कर रहे हैं। शायद उन्हें अब ऐसा लगता है कि ये रास्ते की लड़ाई से हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए जहां से आरक्षण हम ले सकते हैं, छीन सकते हैं, ला सकते हैं। इसीलिए शायद अब वो राजनीतिक भूमिका की तरफ जा रहे हैं। 29 तारीख को उनके ऊपर एक निर्णय बैठक लेने का आयोजन किया गया था, लेकिन किस वजह से पोस्टपोन कर दिए गए हैं। इन सारे सवालों पर बात करने के लिए मराठा महासंघ के उत्तर महाराष्ट्र के अध्यक्ष प्रशांत पवार हमारे साथ आज के इस शो के मेहमान हैं। इन सारे सवाल पर इनसे बात करेंगे कि मनोज जारंगे पाटिल की स्ट्रेटेजी इस सवाल को लेकर क्या है और उनकी क्या भूमिका रहेगी और मराठा समाज क्या उनके साथ करने जा रहा है। स्वागत है आपका प्रशांत पवार साहब हमारे अब तक न्यूज इंडिया पर। नमस्ते। पहला प्रश्न ये है कि 29 तारीख को जो सभा होने वाली थी, जो बैठक होने वाली थी, इस निर्णय पर, राजनीतिक भूमिका पर, वो आगे क्यों ले ली गई? 29 तारीख को जो बैठक होने वाली थी वो आगे चल के आने वाली जो विधानसभा चुनाव है उसके संदर्भ में होने वाली थी। लेकिन गवर्नमेंट ने ही जो चुनाव है 1-1.5 महीना आगे पोस्टपोन कर दिए। इसलिए जरांगे पाटिल साहब जो संघर्ष योद्धा है हमारे, उन्होंने भी उनकी जो बैठक है वो आगे पोस्टपोन कर दी। मतलब वो भी सरकार की रणनीतियों के साथ चल रहे हैं। हाँ, सरकार जो आगे जो उन्होंने बैठक पोस्टपोन की तो जरांगे पाटिल ने भी पहले से भूमिका जाहिर करने की वजह से उन्होंने भी 1 महीने का टाइम मांग लिया कि हमने बैठक पोस्टपोन कर दी। मतलब वो भी सियासी हो गए। हाँ, यानी अभी उनको बनाने के लिए मजबूर किया गया। हाँ। उनका सियासी होने का उनका कोई ये नहीं था, लेकिन उनको सियासी होने पे मजबूर कर दिया गया। मराठा समाज को आरक्षण मिले, इसके लिए आपने 6 दिन का आमरण उपोषण भी किया था, उस पर क्या कहेंगे आप? मराठा समाज को आरक्षण मिले इस हिसाब से मनोज जारंगे पाटिल साहब आमरण उपोषण कर रहे थे। उनको साथ और उनको समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र से बहुत से लोगों ने, किसी ने साकली उपोषण किया, किसने उपोषण किया, मैंने आमरण उपोषण किया, तो उनका हौसला बढ़े। और ये जो लड़ाई है उनकी खुद की नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। इसलिए समाज का कुछ देना लगता है, अपनी समाज का एक घटक करके मैंने वो आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए आमरण उपोषण मैंने किया था। क्या आपकी संघर्ष योद्धा मनोज जारंगे पाटिल से भेंट हुई और कुछ बातचीत हुई कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में वो कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले हैं? उनसे 4-5 बार मेरी भेंट हुई
और इस सिलसिले में थोड़ी बातचीत भी हुई थी। उनका तो कहना है अभी भी वो चुनाव में आने के लिए वो तैयार नहीं, लेकिन 1 साल से आप जो देख रहे होंगे कि हर यानी 5-6 बार आप जरांगे पाटिल साहब का अनशन हो गया। हर अनशन के बाद 7-8 दिन में सरकार के प्रतिनिधि आते, उनको एक तारीख दे देते और फिर वो तारीख पे अमलबजावनी होती नहीं। इसलिए तारीख पे तारीख के 10 महीने से 12 महीने से मनोज जरांगे पाटिल देख रहे। इसलिए मनोज जरांगे पाटिल साहब का और सब समाज का कहना ऐसा है कि कब तक हम सिर्फ मांग करते रहेंगे। मराठा समाज पूरे महाराष्ट्र में 70 से 80% मराठा समाज है और इतना समाज रहकर भी 150 आमदार रहकर भी समाज को जो रास्ते पर उतरना पड़ रहा है, तो उससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। इसलिए मजबूरन मनोज जरांगे पाटिल साहब का और समाज का कहना ऐसा है कि हम जब तक राजनीति में जाते हैं, हम लेने वाले नहीं, हम अभी देने वाले बनेंगे। इसलिए हमको राजनीति में आना है, ऐसा मनोज जरांगे पाटिल साहब का कहना है। 150 आमदार मराठा समाज के हैं, उन्होंने मराठा समाज के लिए कुछ नहीं किया। क्या ये विश्वास है कि जो लोग मनोज जरांगे पाटिल के पक्ष से चुनकर आएंगे, अपक्ष से चुनकर आएंगे, वो जाने के बाद समाज के लिए कुछ करेंगे या वो भी बिसर जाएंगे? नहीं, मनोज जरांगे पाटिल साहब ऐसे ही आदमी को उम्मीदवारी देंगे जो समाज के लिए कुछ कर रहा है, जो सामाजिक जो एक्टिविटी चालू है उसमें जिसका काम है, तो जो तड़मोड़ी से जो काम कर रहा है उसको ही मनोज जरांगे पाटिल उम्मीदवारी देंगे। किसी भी पक्ष से रिलेटेड जो भी आदमी होगा उसको जरांगे पाटिल उम्मीदवारी देंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है जो समझो एखादा बीजेपी पक्ष से रिलेटेड आदमी को उन्होंने उम्मीदवारी दे दी है, तो आगे चल के वो उसके पक्ष को वो एडजस्ट हो सकता है। इसलिए मनोज जरांगे पाटिल उम्मीदवारी देते समय पूरा जांच परख लेंगे और वो समाज के लिए काम करेगा, उनको ही उम्मीदवारी वो देंगे। आपका नाम भी, हम 2 दिन से नांदगांव पट्टे में घूम रहे थे, तो आपका नाम भी उधर चल रहा है कि आप नांदगांव तालुके से आने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है, क्या कहेंगे? जरांगे पाटिल साहब ने जो ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी तो मुझे बहुत ही आनंद होगा, क्योंकि मुझे जरांगे पाटिल साहब की जो भूमिका है वो विधानसभा में जो रखने की मुझे ये मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उससे ज्यादा आनंद कोई नहीं हो सकता। और जरांगे पाटिल साहब की जो मराठा आरक्षण की लड़ाई है, उसकी लड़ाई में मैं भी एक सैनिक बन के विधानसभा में जाकर लड़ना चाहता हूँ। आपका मुकाबला एक मजबूत उम्मीदवार से नांदगांव में होने वाला है, जिन्होंने अभी एक शिव तीर्थ को एक बड़ा कारनामा किया। नहीं, कैसा है, आगे वाला कितना मजबूत है ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन मेरे पीछे जो आदमी बहुत खड़ा है वो बहुत मजबूत है। वो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा आदमी है, अच्छा, मनोज जरांगे पाटिल। इसलिए मुझे आगे कौन खड़ा है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, मेरा पीछे कौन खड़ा है ये मुझे सिर्फ मालूम है। वैसे दर्शकों, मनोज जरांगे पाटिल ये एक ऐसा व्यक्ति थे कि जिनको कुछ महीनों पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन 1 साल में पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आज मनोज जरांगे पाटिल को जान रहा है, पहचान रहा है और उनके संघर्ष को मान भी रहा है। लेकिन मराठा समाज को मिलने वाला आरक्षण अभी तक नहीं मिला। जिस तरीके से प्रशांत पवार साहब ने बताया कि हर मर्तबा तारीख पे तारीख, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम किसी दामनी फिल्म की शूटिंग देख रहे हो और उसमें जिस तरीके से दामनी फिल्म में तारीख पे तारीख दी गई जाती थी, उसी तरीके से आरक्षण को लेकर भी तारीख पे तारीख दी जा रही है। शायद अब सरकार पलटने के लिए मनोज जरांगे पाटिल राजनीति में आना चाह रहे हैं। लेकिन प्रशांत पवार साहब बहुत सारे इल्जामात भी जरांगे पाटिल पर लगते हैं कि ये शरद पवार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, बीजेपी के विरोध में काम कर रहे हैं, ये सरकार को गिराना चाहते हैं। राजनीति में आने का और ये भी एक कारण है, क्योंकि जब पिछले अभी लोकसभा इलेक्शन हुए तो जरांगे पाटिल साहब ने बोला कि जिनको त्याला पाडायचं त्याला पाडा, तब लोगों ने बीजेपी और महायुति के खिलाफ वोटिंग किया। तब लोगों का कहना ऐसा हुआ और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की पूरी पिछाड़ हो गई, महाराष्ट्र में महायुति का सुपड़ा साफ हो गया। तो लोगों का कहना ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी भी अपने आरक्षण के लिए फॉर नहीं है, वो भी अपने आरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है, वो भी आते आते आपको आरक्षण दे देंगे ऐसा नहीं है। इसलिए लोगों का और समाज का लोगों का कहना ऐसा है कि इसको पढ़ना, इसको चुनाना, इसके वजह से हम खुद खड़े रहेंगे और खुद को आरक्षण खुद दिलवाएंगे। यानी अपना जो आंदोलन है उसका फायदा किसी को मिलना नहीं चाहिए, यानी महाविकास आघाड़ी को अपना आंदोलन का फायदा मिलना नहीं चाहिए। इसलिए जरांगे पाटिल साहब
खुद के उम्मीदवार खड़े करने की सोच रहे हैं। ये जो आरोप उन पे लगता है कि मतलब इनके पीछे शरद पवार है, पूरा मतलब फंडिंग शरद पवार मतलब कर रहे हैं, वरना इतनी गाड़ियां इतना पैसा इनके पास कहां से आता है? उनके पीछे एक ही आदमी है, उनके पीछे सिर्फ समाज है। ये सब आरोप बेबुनियाद आरोप है। उनके पीछे जो महाराष्ट्र का पूरा समाज है, पूरे समाज ने 10-10, 20-20 रुपए भी इकट्ठे किए तब भी करोड़ों रुपए जमा हो जाएंगे। इसलिए वो जो गाड़ियां वगैरह जो इल्जाम लगाते कि उनकी आगे इतनी गाड़ियां फिरती, आगे इतनी गाड़ियां, पीछे इतनी गाड़ियां, तो समाज के लोग उनको स्वयं स्फूर्ति से आगे आके उनको मदद करती है। कौन से भी नेता का उसमें फंडिंग नहीं और कौन से भी नेता का उसमें हाथ नहीं। हम देखते हैं कि जो लोग समाज के नाम पर आज बड़े बड़े पद भोग रहे हैं, आमदार है, खासदार है, मंत्री है, मिनिस्टर है, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो भी मतलब जारंगे पाटिल पर आरोप लगाते हैं। तो फिर राजकीय जो नेता है उनका काम ही वैसा है ना, जबकि वो खुद मराठा समाज से राजकीय नेता को कौन सी भी जात नहीं रहती। उनका धर्म सिर्फ पैसे से मतलब रहता है। उनको जात धर्म से कोई लेना नहीं रहता। सिर्फ वो जात धर्म के नाम पे वो सियासत करने वाले लोग हैं। इसके लिए उनको उनका आरोप करना उनके स्वार्थ के लिए आरोप करते हो। जबकि हम देखते हैं कि आपके मराठा आरक्षण को बहुत सारी अलग अलग वर्ग, अलग अलग जातियों का पाटिंबा है। मुसलमानों का समर्थन है, दूसरी वर्ग का समर्थन है, दूसरी जातियों का समर्थन है। फिर सरकार क्यों इसको रोक रही है? मराठा समाज को सब समाज का समर्थन है। सिर्फ कुछ नेता छोड़े तो सबका समर्थन है। लेकिन सरकार को ये प्रश्न छोड़ना नहीं है। सरकार को ये प्रश्न सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न जो सॉल्व हो गया तो फिर आगे चल के किसके आधार पर राजनीति करेंगे। इसलिए वो प्रश्न ही रहने देना है। उनका प्रश्न का उत्तर उनको ही ढूंढना नहीं तो 50% के अंदर जो कुंभी में आरक्षण जो जारंगे पाटिल की मांग एकदम वैलिड मांग है, उसको जो गलत मांग नहीं, क्योंकि मराठा समाज का जो आद्य जो व्यवसाय है वो खेती है। और खेती बोले तो कुंभी, और कुंभी है जात नहीं है, कुंभी है व्यवसाय है। इसलिए जो उनकी मांग है वो एकदम वैलिड मांग है। सिर्फ ये जो प्रश्न सॉल्व हो गया तो आगे चल के कौन से प्रश्न पे राजकारण करेंगे और मराठा समाज को कौन से प्रश्न पे गुमराह करेंगे, ये सब इनकी पड़ी है। इसलिए वो ये प्रश्न ही छोड़ना नहीं चाहते। नहीं तो मराठा समाज के आज तक इतने आमदार हुए, इतने खासदार हुए, इतने मंत्री हुए, इतने मुख्यमंत्री हुए, जो प्रश्न जो छुड़ाना रहता था कभी का ये छूट जाता और इतने लाखों की संख्या में लोगों को रास्ते पे आना नहीं पड़ता। पहले जब हम आरक्षण को देख रहे थे, इसके पहले भी मनोज जारंगे पाटिल से पहले भी मराठा आरक्षण की आवाज उठी। मुंबई में बहुत बड़ी रैली निकली थी। उस वक्त यह ऐलान था कि मराठों को आरक्षण दिया जाए, मराठा आरक्षण। अब मनोज जारंगे पाटिल जब इसमें इंक्लूड हुए तो अब ये कुंभी आरक्षण हो गया। अब हम देख रहे हैं कि मराठों को सेपरेट आरक्षण नहीं चाहिए, ओबीसी में आरक्षण चाहिए, जिसको लेकर छगन भुजबल विरोध करते हैं और समर्थक ये करते हैं कि मराठों को आरक्षण मिले, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ओबीसी में आरक्षण नहीं होना चाहिए। उनको मालूम है ना, मराठा सिर्फ मराठा बोल के आरक्षण मिल ही नहीं सकता और मराठा बोल के आरक्षण कोर्ट में टिक ही नहीं सकता। मराठा को आरक्षण वो कुंभी में ही टिक सकता है। 50% के अंदर जो आरक्षण मिलेगा वही मराठा समाज को कोर्ट में टिकेगा। और एक जगह पे ऐसा बोलने का कि मराठाओं को हमारा विरोध नहीं है और ऐसा आरक्षण की मांग करने की कि वो कोर्ट में टिकना नहीं चाहिए। यानी बात एक ही है कि मराठों को आरक्षण मिलना नहीं चाहिए। नहीं, इसे ओबीसी में अगर मराठों को डाल दिया जाए तो ये ओबीसी वर्गों का नुकसान होगा। उनका ये कहना है कि जब हमारे आरक्षण के बीच में ओबीसी में अगर मराठा आ जाते हैं तो फिर ये ओबीसीओ को मतलब नहीं मिले। मैंने अभी पहले बोला कि मराठा बोले तो कुंभी ये जात नहीं है, कुंभी व्यवसाय है। और मराठा समाज का बहुत पिछले बहुत सालों से मराठाओं का कुंभिया व्यवसाय है। और मराठा पहले से ओबीसी थे, लेकिन तब उनको बहुत खेतीबाड़ी थी, सब एकदम प्रॉब्लम नहीं थे, इसलिए तब आरक्षण की जरूरत नहीं थी। लेकिन 15-20 साल से आप देख रहे होंगे कि नौकरी का प्रॉब्लम, सब सुल्तानी संकट, आसमानी संकट, सब ये संकट की वजह से मराठा समाज अड़चन में आया है। इसलिए अभी ज्यादा से ज्यादा आरक्षण की मांग ये निकल रही है। क्या लगता है आपको, जो आरक्षण की मांग हो रही है ये पूरे मराठा समाज को मिलना चाहिए या इसमें सिर्फ उन्हीं को मतलब कैटेगरी बना के लिया जाए जो कुंभी है? ये वही मांग है ना कि मराठा समाज का जो सक्षम है, जब उसका सर्वे किया जाएगा कोई सक्षम है, वो मराठा है,
तो क्या उसको भी उसमें कैटेगरी में लिया जाए या फिर उसको उस कैटेगरी से बाहर रखा जाए? ईसीबीसी वो ईडब्ल्यूएस का बोल रहे हैं आप? हाँ। तो ईडब्ल्यूएस का मॉडल ऐसा, क्योंकि क्या है, मराठा समाज में 100 आदमी है तो सिर्फ 5 ही आदमी सक्षम है, बाकी 95% लोग है। हाँ। बहुत, यानी जो दरी बोलते हाँ। वो बहुत बड़ी दरी है। एक जगह पे बहुत बड़े कारखानदार और एक जगह पे खेत में काम करने वाले मजदूर, ऐसी है। इसलिए वो मॉडल सक्सेस नहीं है। इसलिए वही आरक्षण सक्सेस है कि 50% के आप कुंभी आरक्षण, और जो सक्षम होंगे वो खुद आरक्षण, उनको नहीं लेना होगा तो नहीं ले सकते ना। जिनको गरज है वो लेंगे, नहीं गरज है तो नहीं लेंगे। चुनाव को लेकर जो निर्णय मनोज जारंगे पाटिल ले रहे हैं लड़ने का, इसमें क्या पूरा समाज उनके साथ खड़े रहेगा गंभीर होने से? हाँ, आपने देख ही लिया अभी नासिक को लास्ट में जो समारोह रैली हुई थी, लाखों के तादाद में मराठा समाज इकट्ठा हुआ था। वो कोई राजकीय पक्ष की गर्दी नहीं थी, वो सब गरजवंत मराठी बोलते उनकी गर्दी थी। वो जो गर्दी है, वो गर्दी को देख के आपको यानी सबको अंदाजा लग गया होगा कि जारंगे पाटिल साहब के पीछे कितना मराठा समाज है। क्या आह्वान करना चाहेंगे आप मनोज जारंगे पाटिल जो निर्णय लेने जा रहे हैं कि अब सियासत में, राजकारण में आना है? क्योंकि इसके पहले हमने देखे कि दिल्ली के रामलीला मैदान से एक आंदोलन चला था और उसके बाद वहां से अरविंद केजरीवाल एक पक्ष लेकर निकले। आज 2 राज्यों में उनकी सरकार स्थापित करी उन्होंने और 2 मुख्यमंत्री उनके हो गए। क्या इस तरीके की घटना महाराष्ट्र में होने जा रही है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? उनसे वो तो 2 राष्ट्र में बोल रहे, तो मराठा आगे के मुख्यमंत्री मनोज जारंगे पाटिल साहब भी हो सकते हैं, क्योंकि मराठा समाज पूरे महाराष्ट्र में 70 से 80% मराठा समाज है। मराठा समाज ही नहीं, कुणबी समाज, और उनको मानने वाला मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, बहुत समाज उनको मानने वाले, सिर्फ 2-4 नेता छोड़े तो मानने वाला समाज है। इसलिए उन्होंने 288 की जगह पे चुनाव लड़ा तो भी उनकी बहुमत आने की ज्यादा चांसेस है। मतलब इस बार सत्ता परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन होने वाला आहे ना. आपकी बार जैसे पाटील सांगतील तसं सगळ्या गोष्टी होणार. दर्शकों, ये थे हमारे साथ में प्रशांत पवार, जिन्होंने स्पष्ट पूरी समस्याओं पर जिस बात को लेकर मनोज जारंगे पाटिल संघर्ष कर रहे, संघर्ष से लेकर राजनीति तक के सफर की यहाँ पर बातचीत हुई है. अब देखना यह कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं और कितनी कामयाबी मिलेंगी. क्या जिस तरीके से प्रशांत पवार ने बताया कि इस बार सत्ता परिवर्तन बदलेगा और एक बार फिर महाराष्ट्र में मराठों का राज होगा, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे. कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए कि आपकी अपनी क्या राय है. क्या मनोज जारंगे पाटिल की खड़ी करती हुई सीट में से कितनी सीटें उन्हें मिलेंगी. नांदगांव तालुके में प्रशांत पवार उम्मीदवार के दावेदार है. अगर उन्हें संधि मिलती है, मौका मिलता है, तो क्या वो वहां से कामयाब होंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल आज यहाँ पर हुए हैं. आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए और मराठा समाज को कुंभी में, ओबीसी में, कुंभी बोलकर ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए. और आपको हमारा आज का ये इंटरव्यू कैसे लगा ये भी दिखाइए. आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया. मैं जाबिर शाह फिर हाजिर होगा किसी नए सवाल के साथ, नए मुद्दों पर. तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.